जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सेट के एग्ज़ाम का पेपर। तो इसमें से थोड़ा जो हिंदी का इसका पीडीएफ है थोड़ा कम सही है, लेकिन देखते हैं। इससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर जो है लाइव क्विज प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आप ज़रूर से जुड़िए। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि टालगट पार्सन्स निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं। तो पार्सन्स ने सोशल एक्शन की बात की है, संरचनात्मक प्रकार्यवादी भी इनको माना जाता है और प्रकार्यवाद से भी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पूछा है सुमेलित नहीं है। तो पैरेटो ने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया की बात की है। G.H. मीड सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कार्ल मैनहीम निजाती पद्धति की बात कौन करते हैं। तो निजात पद्धति अर्थात एथनोसेंट्रिज्म या एथोडोमेथोडोलॉजी की जो बात करते हैं वो बात करते हैं हेराल्ड गारफिंकल जी। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसके अलावा अल्फ्रेड शुट्ज प्रघटना शास्त्र के जनक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला है, अलायंस थियरी के प्रतिपादक कौन है। तो अलायंस थियरी के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस। अगला है, जैक्स दरिदा के पुस्तक का कालक्रम बताइए। तो जैक्स दरिदा के जो पुस्तक का कालक्रम हो जाएगा, तो सबसे पहले आएगा स्पीच एंड फिनोमिना, जो कि 1967 में आई थी। इसके अलावा जो है इनका राइटिंग एंड डिफरेंस आता है उसके बाद, और ग्रामटोलॉजी, तीनों जो है 1967 में ही आई थी, लेकिन इनका जो अनुवाद है आगे पीछे हुआ है। तो इस कारण हम यहाँ पहले जो है इसको रखेंगे। और जो इनका स्पेक्ट्रम ऑफ मार्क्स पुस्तक है, स्पेक्ट्रम ऑफ मार्क्स, तो यह 1994 में आई है, स्पेक्ट्रम ऑफ मार्क्स। तो डी हम केवल इसी से हो जा रहा है कि स्पेक्ट्रम मार्क्स जो है, स्पेक्टर्स ऑफ मार्क्स जो है, यह सबसे लास्ट में आई अर्थात 1994 में आई है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा। और सबसे पहले स्पीच एंड फिनोमिना आई है 1967 में। अगला है, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे हम गलत बता दिए आपको। स्पेक्ट्रम ऑफ मार्क्स जो है लास्ट में सेकेंड रहेगा, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। तो पहले हमारा स्पीच एंड फिनोमिना, लास्ट में हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ मार्क्स, सेकेंड हमारा ग्रामटोलॉजी है, और राइटिंग एंड डिफरेंस। तो राइटिंग एंड डिफरेंस जो है ये 1967 में आया है। इसका अनुवाद जो है आपको देखने को मिल जाएगा लगभग 1978 के आसपास है राइटिंग एंड डिफरेंस की अनुवाद। और इस ग्रामटोलॉजी 1976 में इसका अनुवाद हुआ है। तो इस हिसाब से जो है हमारा ए ही होगा। वैसे बेसिकली तीनों बुक 1967 में ही आई है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दिए गए कूटों के अनुसार। तो सूची 1 में है थिंकर्स और 2 में पुस्तकें हैं। तो B.R. अम्बेडकर हमारी बात करते हैं बुद्धा एंड हिज धर्म। B.R. अम्बेडकर बुद्धा एंड हिज धर्मा की बात करते हैं। द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो राधा कमल मुखर्जी डायमेंशन ऑफ वैल्यूज़ की बात करते हैं। M.N. श्रीनिवास बात करते हैं तो इंडियाज विलेज की बात करते हैं। इरावते करवे जो है हमारी युगांता नामक पुस्तक से
जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ए का सेकंड, बी का 1, सी का 4। ए का सेकंड, बी का 1, सी का 4 और डी का 3rd। हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, किसने प्रकार्यात्मक निरपेक्ष प्रकार्यवाद कहा जाता है? हु कॉल्ड एब्सोल्यूट फंक्शनलिज्म? इमाइल दुर्की, मर्टन, पार्सन्स या माइलिनोवस्की? तो बेसिकली माइलिनोवस्की को कहा जाता है व्यक्तिवादी प्रकारवाद, सांस्कृतिक प्रकारवाद। तो माइलिनोवस्की ने ज़्यादा चर्चा की है, तो माइलिनोवस्की को मान के चलते हैं। तो एक अगला है, देखिए ये सीधा जो है नेट के PYQ से पूछा गया क्वेश्चन है कि हैबरमास ने वैज्ञानिक ज्ञान के किन स्वरूपों की पहचान की है? तो हैबरमास बात करते हैं अनुभविक विश्लेषणात्मक, एम्पिरिकल एनालिटिक, नैतिक दार्शनिक की बात नहीं करते हैं, ह्यूमरनेटिक्स अन्वेषण की बात करते हैं, और क्रिटिकल अर्थात आलोचनात्मक मुक्तिदायी की बात इन्होंने चर्चा की है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1, 3, 4, डी हमारा सही होगा यहाँ पे। अगला है, आर के मर्टन के प्रकार शब्द का प्रयोग किया है। तो आर के मर्टन ने प्रकार शब्द का प्रयोग 5 अर्थों में किया है। अगला है, इसमें देखो इसका इंग्लिश अलग दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अलायंस थियरी, मतलब सहसंबंध अलायंस थियरी के सिद्धांतकार के रूप में जाने जाते हैं? तो आर नीधम और सी लेविस्ट्रास यहाँ पे आंसर हो जाएंगे। तो ए और 1 और 4 हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ए और 4 हो जाएगा। दी गई प्रमुख रचनाओं को सुमेलित है, कौन सी कृतियां सुमेलित हैं? तो सुसाइड की बात दुर्खिम ने 1857 में की है, मोरल एजुकेशन की बात की 1925 में, और सोशलिज्म की बात की 1928 में। तो ये दोनों पुस्तक जो है दुर्खिम के मृत्यु के बाद शायद प्रकाशित हुई हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सभी 1, 2, 3 सुमेलित है। अगला है, एक चयनित जनसंख्या की परिस्थिति को बेहतर जीवन उन्नयन के लिए, मतलब बेहतर बनाने के लिए किए जाने वाले अनुसंधान को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम एक्शन रिसर्च के नाम से जानते हैं। अगला है, अंतर्वस्तु विश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है या सही नहीं है? तो विशेष रूप से स्पष्टीकरण किया जाता है, श्रेणियों का विखंडन किया जाता है अर्थात वर्गीकरण, विश्लेषण हेतु इकाइयों का चयन किया जाता है लेकिन निदर्शन का चयन नहीं किया जाता। तो यहाँ राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला है, उपकल्पना का अध्ययन हेतु चरों के बीच संबंध नहीं होता है। यस, तो जहाँ भी दो चरों के बीच संबंध नहीं होने की बात होगी तो वहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा शून्य परिकल्पना, और यह बराबर हर एग्जाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। अगला है, निजातीय पद्धति शास्त्र की आधारभूत अवधारणा नहीं है। तो आधारभूत अवधारणा गॉफमैन इसकी बात करते हैं, तो निर्देशिका की चिंतनशीलता की बात करते हैं, तार्किक विवरण की बात करते हैं, लोकतंत्र विमर्श डिस्कोर्स की बात गॉफमैन नहीं करते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी कि निजाती पद्धति शास्त्र से जुड़ा हुआ नहीं है, लोकतंत्रात्मक विमर्श। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परीक्षण शोध का प्रकार नहीं है? परीक्षणात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल शोध का प्रकार नहीं है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा एक्स पोस्ट फैक्टो। ये भी एक एक्सपेरिमेंटल है लेकिन इसमें क्या होता है, हेर फेर नहीं किया जाता है। परीक्षण से पूर्व देखो एक परीक्षण छोटा सा प्रयोग किया जाता है जिसको हम करते हैं नमूना परीक्षण कहते हैं, उसके बाद भी रीटेस्ट होता है उसको पश्चात परीक्षण। तो पूर्व पश्चात दोनों ये तीनों जो है हो सकते हैं, लेकिन हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या होता है
कि दो समूहों के हमें देखना रहता है, संबंध को परीक्षण नहीं किया जाता, उसके संबंधों को देखना रहता है, केवल ऑब्जर्व करना रहता है कि क्या संबंध है, तो इसीलिए इसको नहीं माना जा सकता। अगला है, किसने पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन सहभागी अवलोकन, सहभागी और असहभागी अवलोकन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो यह डेविड लिंडमैन है। और ये भी बिहार सेट में भी एग्जाम पूछा गया, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएचडी एंट्रेंस, बिहार सेट, मतलब नेट सभी में प्रमुख हो गया है कि किसने पहले शोध विधियों को दिया है। अगला है, टिपेट विधि के द्वारा 10,000 से अधिक संख्या की एक सूची निदर्शन हेतु तैयार किया गया है। टिपेट सूची की संख्याओं का सही गणना क्या है, तो सही गणना जो होगी 10,004 हो जाएगा। अगला है, सहसंबंध गुणांक किस चर युग्म के मध्य से सहसंबंध का माप करता है, तो सहसंबंध गुणांक जो है वह क्वांटिटी की बात करता है। तो क्वांटिटी की बात होगा कि दोनों ही परिमाणात्मक चरों के मध्य के संबंध को सहसंबंध गुणांक कहते हैं। अगला है, किसने सामाजिक अनुसंधान को उपकल्पनात्मक प्रस्तावों का एक व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभवात्मक तथा आलोचनात्मक खोज के रूप में स्पष्ट किया है, तो कलिंगर, एफ कलिंगर जो है, FN कलिंगर, उन्होंने कहा कि सामाजिक अनुसंधान की उपकल्पना के प्रस्तावों का एक व्यवस्थित, नियंत्रित और अनुभवात्मक तथा आलोचनात्मक खोज के रूप में देखा जा सकता है। अगला है, सामाजिक अनुसंधान में सूक्ष्मदर्शक यंत्र किसे माना जा सकता है, सूक्ष्मदर्शक यंत्र, तो सबसे सूक्ष्म अध्ययन किसमें किया जाता है, तो व्यक्तिगत अध्ययन, केंद्रित अध्ययन, जीव इतिहास या सहभागी अवलोकन। तो केस स्टडी जब हम करते हैं, वैयक्तिक अध्ययन करते हैं, तो सबसे सूक्ष्म अवलोकन वहाँ पे होता है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वैयक्तिक अध्ययन। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, तो यहाँ पे श्रीनिवास, देखिए श्रीनिवास की पुस्तक जो होगी वो हो जाएगी इंडियाज विलेज। कर्वे बात करते हैं किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। मेंडलबॉम बात करते हैं सोसाइटी इन इंडिया। MN श्रीनिवास द डोमिनेंट कास्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 1 का 2, B का 1, C का 3, D का 4। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला है, भारत में विकास तंत्र के रूप में वैश्वीकरण के 4 मापदंड हैं। निम्नलिखित में से इन मानदंडों में किसको विकसित देशों के विशेषज्ञों द्वारा वैश्वीकरण की परिभाषा में स्थान नहीं दिया गया है, तो सीमाओं के आर पार व्यवधान मुक्त व्यापार सभी चाहते हैं। पूंजी का अबाध प्रवाह, मतलब कहीं भी निवेश कर सकें, ये भी सही है। राज्यों के बीच पूंजी प्रविधियों का अबाध प्रवाह, टेक्नोलॉजी का शेयर, तो राज्यों के बीच प्रविधियों का अबाध प्रवाह, विश्व के विभिन्न देशों में श्रमिकों का अबाध आवागमन। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा कि टेक्नोलॉजी का अबाध प्रवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आज कई देशों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी को देना नहीं चाहते, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हमें सी मानना होगा। अगला है, सारगर्भित सांदर्भिक रूप से संस्कृतिकरण जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता को एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो संस्कृतिकरण की अवधारणा की आलोचना करते हुए एक कथन जो स्टेटमेंट देते हैं योगेंद्र सिंह जी के देते हैं। अगला है, शहरीकरण जीवन जीने का एक तरीका है, वे ऑफ लाइफ, जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है। यह कथन किसने कहा है? तो यह जो स्टेटमेंट है, शहरीकरण जीवन जीने का एक तरीका है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है, यह कथन लुईस वार्थ से रिलेट करता है। अगला है, घुरिये ने जनजातियों को किस रूप में वर्णित किया है? तो घुरिये जो है जनजातियों को पिछड़े हिंदू के रूप में वर्णित करते हैं। अगला है, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के समर्थकों में
कौन सा विकल्प गलत है? चक्री सिद्धांत स्पेंगलर पैरेटो ने दिया है। सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत सोरोकिन का है। द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद हर्बर्ट स्पेंसर नहीं देते। श्रम विभाजन का सिद्धांत इमानुएल डुर्खीम का है। तो यहाँ पे हीगल और मार्क्स हो सकते हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है दिए गए कूटों के अनुसार। तो यहाँ पे फंक्शनल थियरी, तो सबसे पहले देखिए कन्फ्लिक्ट थियरी की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। कौन? कन्फ्लिक्ट थियरी का कार्ल मार्क्स करते हैं। टाइप ऑफ कैपिटल की बात करते हैं पियरे बोर्दियो। मतलब बी का हमारा सेकंड होगा और डी का 1। तो बी का सेकंड और डी का 1 जो हमारा ऑप्शन में है वो हमारा थर्ड हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा है दिक्कत। फंक्शन थियरी किसने दिया है? तो फंक्शन थियरी दो यहाँ दे रहे हैं डेहरनडार्फ को मान रहे हैं, और जबकि यहाँ फंक्शन थियरी या फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात जो है डेविस करते हैं। स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत की बात करते हैं डेविस, ये सही है। लेकिन यहाँ फंक्शन थियरी जो है ये थोड़ा डाउटफुल है। आर डेहरनडार्फ को दे दिया है। अगर कोजर एक तरफ से देखा जाता होता तो सही माना जाता या सिमिल होती। तो चलिए जो राइट आंसर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। अगला है सामाजिक भूमिका की प्रकृति दिए हुए निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही नहीं है? एक प्रत्याशा एक सेट है जो है भूमिका प्रत्याशाओं मतलब आशाओं का सेट है, जो कि बिल्कुल सही है कि समाज हमसे आशा रखता है कि अपनी भूमिका का निर्वहन करें। दूसरे व्यक्तियों को संदर्भित किए बिना व्यक्ति भूमिका को परिभाषित करना असंभव है, ये चीज़ भी सही है कि कभी भी जैसे शिक्षक और छात्र हो गए, बिना दूसरा व्यक्ति कौन हो जाएगा? छात्र। बिना छात्र के हम शिक्षक को परिभाषित नहीं कर सकते उसकी भूमिका को, ये भी सही है। इसके अंतर्गत अधिकारों तथा कर्तव्यों का श्रेणी सम्मिलित होता है, तो बिल्कुल सही है। परिस्थिति के साथ भूमिका को कोई संबद्धता नहीं होती, तो ये गलत है। परिस्थिति भूमिका जो है परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू होता है और दोनों एक के दूसरे के पूरक होते हैं, बिना एक के दूसरे की अस्तित्व नहीं होती। अगला है सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक व्याख्या किसने किया है? तो सामाजिक स्तरीकरण की प्रकार्यात्मक व्याख्या डेविस और मुरे ने कहा। इन्होंने कहा कि सामाजिक स्तरीकरण जो है समाज के लिए अनिवार्य है। जो जितना योग्य व्यक्ति होगा योग्य पद योग्य व्यक्ति को प्राप्त होगा। अगला है रेडक्लिफ ब्राउन ने समाज में संरचनात्मक और क्रियात्मक पक्ष को क्या नाम दिया है? तो रेडक्लिफ ब्राउन ने समाज में सामाजिक संरचनातंत्र और क्रियातंत्र की बात कही है। यहाँ राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगला है नीचे दी गई इकाइयों को ग्रामीण नगरीय सातत्य को सुव्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ जो हो जाएगा पहले पूर्वाखिड़वा आएगा, उसके बाद नगरीय एग्लोमरेशन आएगा नंबर 1 पे ए, नंबर 2 पे ए, नंबर 3 पे हमारा नगर आ जाएगा, उसके बाद नंबर 4 पे हमारा महानगर आ जाएगा और सबसे आखिरी में मेगालोपोलिस। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा ABDCE। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी दो विशेषताएं नगरीय जीवन से संबंधित नहीं है? तो पूछा है संबंधित नहीं है, तो प्राथमिक नियंत्रण और प्राथमिक संबंध जो है सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा सेकंड बी और सी हो जाएगा। नगरों में सामाजिक गतिशीलता देखने को मिलती है, व्यक्तिवादिता भी देखने को मिलता है। अगला है भारत सरकार द्वारा किस वर्ष एवं महीने में किसान सम्मान निधि योजना का प्रारंभ किया गया था? तो यह फरवरी 2019 में प्रारंभ किया गया था। कब? 24 फरवरी 2019।
अगला है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा के अंतर्गत रोजगार सुनिश्चित है, तो 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित है। कहीं कहीं किसी किसी राज्य में आपको 120 और कहीं कहीं पे इसको 150 तक बढ़ाया गया है। अगला है सूची 1 को 2 से 7 सम्मिलित करना है, तो ये स्टेट का मामला है। और यहाँ पे जो है बैगा जो है कबीरधाम में पाई जाती है, गोंड काकेर में पाया जाता है, कमार जनजाति जो है गरिया बांध में पाया जाता है और पहाड़ी कोरबा हमारा जसपुर में पाया जाता है। तो सभी सुमेलित हैं, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है श्रेणी 1 को श्रेणी 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सामान्य निवास स्थान से बाहर गिना गया व्यक्ति, मतलब जो बाहर रहता है तो उसको हम प्रवासी के नाम से जानते हैं, तो हमारा ए का ए हो जाएगा। पति पत्नी और बच्चों का प्रवासियों के यथा समय शामिल होना, तो जब प्रवासियों के साथ पति पत्नी बच्चे शामिल हो जाते हैं तो सहचारी प्रवास कहते हैं उसको। ए का ए, बी का वह। उसके बाद युद्ध या हिंसा के कारण विस्थापित व्यक्ति जो होता है वह फोर्सफुली होता है, तो उसको बलात् प्रवासन कहते हैं। और यदि अपने सामान्य निवास से बाहर लघु कार्य करने के लिए प्रतिवर्ष दूसरी जगह जाना या करना रहना होता है, जैसे धान की कटाई, खेत की सिंचाई, मतलब धान की कटाई, लगबही, रोपाई आदि में अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाके रोजगार करना, फिर वहां करने के बाद लौट आना, मौसम धान की मौसम खत्म हो जाता है तब रोपाई क्या, तो इसको हम कहते हैं मौसमी प्रवसन। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा ए का 1, बी का 4, ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला है एरिक और उल्फ के अनुसार अवतरित किसान विद्रोह की पूर्वापेक्षाएं हैं। तो मध्यम कृषक वर्ग और भूस्वामी नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर सीमांत और परिधि क्षेत्रों में स्थित कृषक जो होते हैं वह आंदोलन करते हैं या विद्रोह करते हैं, तो राइट आंसर हमारा ए और बी हो जाएगा। अगला है लुईस वर्थ। लुईस वर्थ जो है शहरी जीवन के अवैयक्तिक बनाने के लिए कौन सी चर जरूरी है, तो लुईस वर्थ जो बात करते हैं वह आकार का बात करते हैं, घनत्व की बात करते हैं, विषमता की बात करते हैं। तो हमारा सी डी ई हमारा राइट होगा। उन्होंने अवस्थान, लोकेशन, प्रभुता की बात नहीं की है। अगला है भूदान आंदोलन की शुरुआत भारत में की है, तो भूदान आंदोलन की शुरुआत भारत में जिसने की है वो विनोबा भावे हैं। अगला है उपनगरीय समूह से क्या अभिप्राय है, तो उपनगरीय समूह से अभिप्राय है क्रमागत नेटवर्क वाले नगरों और शहरों का एक समूह। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ होगा मुस्लिम पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ जो है हमारा 1985 में आया था, तो जहाँ पे पहला ऑप्शन 2 नहीं है उसको निगलेक्ट कर दो। उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो चढ़ा था वह 1984 में चढ़ा था, तो यह हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन सा? डी। सबरीमाला जो है वह 19 में और गोधरा कांड हमारा 2002 में हुआ था गुजरात में, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? डी। धर्मनिरपेक्षता को ईसाई धर्म की देन मानते हैं, तो यहाँ पे 2 लोग हो सकते हैं, देखिए या तो टीके मदान होंगे या तो टीएन मदान होंगे, तो हम डेफिनेटली अभी इसको टीएन मदान मान के चलते हैं क्योंकि इन्होंने बात की है, धर्मनिरपेक्षता की बात की है, तो यहाँ हम टीएन मदान मान लेते हैं, डाउट में है इसको मान के चलिए। अगला है टूवर्ड इक्वलिटी रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई, तो टूवर्ड इक्वलिटी रिपोर्ट जो है वह 1974 में प्रकाशित की गई थी। अगला है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डाउट है, जो क्रम है सही नहीं दिया गया है। कैश फॉर वोट,
कैश फॉर वोट लगभग 1992 में हुआ था। चारा घोटाला हमारा 1996 में हुआ था। प्रतिभूत घोटाला और कोलगेट घोटाला लगभग 2002 में हुआ था शायद, और प्रतिभूत घोटाला का हमें पता नहीं एग्जैक्ट। तो यहाँ पे जो है इसका क्रम गलत दिया है, तो लास्ट में ए को माना है, तो इसलिए यहाँ हम इसको सही नहीं मानते हैं। चलिए अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को सुरक्षित रखने का प्रावधान है? तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ी डाउट है, क्योंकि भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षा की बात की गई है आर्टिकल 29 में, और यहाँ पे जो माना जा सकता है राइट आंसर तो 349 माना सकता है। तो ये भी फाइनल आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा कि इसका आंसर कौन सा है। तो अनुच्छेद 349 यहाँ हम मान के चलते हैं। अगला है, राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो जी आमंड ने किया है। तो वैसे आमंड और सिडनी बार्बा का नाम साथ में लिया जाता है, लेकिन आमंड पहले मान लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के संघ आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो ये भी थोड़ा सर्च करने पर नहीं मिला है, तो इसको भी डाउट में रखते हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। धार्मिक स्वतंत्रता, तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात होती है आर्टिकल 25 में। उसके बाद समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 में। अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में। अवसर की समानता तथा सार्वजनिक रोजगार के विषय में अनुच्छेद 16 में। तो यहाँ राइट आंसर जो इसका होगा वह डी हो जाएगा। सॉरी डी नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वह बी होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कृषक आंदोलनों में संबंधित है। तो कृषक आंदोलन कौन सा है? चिपको आंदोलन पर्यावरण है, नर्मदा आंदोलन भी पर्यावरण है, सलजा जुड्डूम शायद धार्मिक आंदोलन है, और नक्सलवाड़ी आंदोलन जो है किसानों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद राजनीति और सांप्रदायिकता के एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। तो आज़ादी के बाद राजनीति और सांप्रदायिकता एक दूसरे के पूरक बन गए हैं, ये स्टेटमेंट जो है के.एम. पडिक्कर की है। किसकी? के.एम. पडिक्कर की है। अगला है, पॉवर्टी ऑन द ब्रिटिश रूल इंडिया। तो यह पुस्तक जो है घुरिये की नहीं है, एल्विन की नहीं है, योगेंद्र सिंह की नहीं है, बचते कौन है? दादा भाई नौरोजी। अगला है, भारत में कारपोरेट सामाजिक दायित्व, ये भी डायरेक्ट नेट के PYQ से ही आया है। CSR जो होता है वह उसके उद्देश्य में एक कारपोरेट के कुल लाभ का जितना उसका लाभ होगा उसको लगभग 2% का निवेश जो है सामाजिक सोशल वेलफेयर में लगाने की बात कही गई है। तो इसका संविधान में इसकी चर्चा की गई है। अगला है, पर्यटन का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ कौन सा है? तो देखिए, पर्यटन का सबसे महत्वपूर्ण और आर्थिक लाभ जो होता है वह रोजगार में वृद्धि होता है, विदेशी मुद्रा भी आती है और उत्पादन में भी वृद्धि होता है। अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो तीनों सही हैं, और बी को छोड़ के, क्योंकि उत्पादन वृद्धि से पर्यटन का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहाँ पर्यटक आते हैं वहाँ रोजगार मिलता है और विदेशी मुद्रा आती है, तो यहाँ हम विदेशी मुद्रा को मान के चलते हैं अगर विदेशों से पर्यटक आते हैं तो। अगर वैसे देखा जाए तो हमें सबसे ज़्यादा सुटेबल जो है विदेशी घरेलू सब पर्यटक से जो है रोजगार में वृद्धि होती है, ये सही हो जाना चाहिए। तो इसको भी डाउट में डालते हैं। फाइनल आंसर की देखती है आयोग क्या मानता है इसका आंसर सही।
अगला है, स्वतंत्रता के समय भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का अनुसरण क्यों किया गया? पंचवर्षीय योजना के पालन तथा एक दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। भारत के संविधान के नीति निर्देशक ने भारत के नियोजित दृष्टिकोण को दर्शाया है, या इस बात का कोई संकेत नहीं था कि प्रत्येक वस्तु सेवा का कितना उत्पादन किया जाएगा? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ए होगा सेकंड, कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो है नियोजित दृष्टिकोण की चर्चा की गई है। अगला है, विश्व बैंक रिपोर्ट 2017 के अनुसार श्रम बल में महिला श्रमिकों का अनुपात कितना है? तो यह लगभग 15.6 है। वर्तमान में यह बढ़कर 23 कुछ थी। पिछले वर्ष जो रिपोर्ट आया था 23.8 के समथिंग थी। अगला है, पोर्टलेट्स समारोह सेरेमनी में अंत में मेजबान द्वारा सभी उपस्थित लोगों को उपहार देने का उद्देश्य क्या है? तो अंत में जो है उपहार देने का उद्देश्य होता है उसका सामाजिक पद पाना, मतलब अपनी परिस्थिति दिखाना। और जो खान पीन या अन्य चीज़ों पर खर्चा करता है उसका आंसर अगर पूछता तो अपनी संपत्ति का दिखावा करना हो जाता। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों का व्याख्या होता है पोर्टलेट्स में, लेकिन अपने हाई स्टेटस के लिए वो सभी को गिफ्ट देता है। तो यहाँ राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, आर्थिक विकास और संरचनात्मक विभेद मॉडल किसने तैयार किया है? तो आर्थिक विकास का संरचनात्मक विभेदक मॉडल जो तैयार किया है वह नील जे स्मेल्सर ने किया है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।